गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज से हम अपना स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका बीएससी पार्ट सेकेंड, पेपर नंबर सेकेंड। तो हम पहले जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो पेपर नंबर सेकेंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, बॉटनी का यानी कि वनस्पति विज्ञान का आपका पार्ट सेकेंड। ओके, चलिए अब इसके अंदर जो हम सबसे पहला लेसन पढ़ रहे हैं वो है पानी का संबंध यानी कि वाटर रिलेशनशिप। ठीक है, तो वाटर रिलेशनशिप क्या होता है? अगर हम ये बोले एक नॉर्मल सी एक चीज, अगर मैं आपसे बात करूं कि इम्पोर्टेंस क्या है यानी कि महत्व क्या है पानी का, चूंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वनस्पति विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग यहाँ पे किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं? तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे जेन्युइनली अगर हम बात करें तो हम बात करने वाले हैं वाटर के बारे में। ठीक है, और किसके संदर्भ में हम लोग बात करने वाले हैं? पादपों के संदर्भ में। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है कि पानी का महत्व क्या है, यानी कि अगर हम पानी ना दें तो क्या हो जाएगा, हम पानी ना पिए तो क्या हो जाएगा। एक जेन्युइन सी चीज बताना मुझे बच्चों कि अगर आप लोग पानी नहीं पियो 2 दिन तो क्या हो जाएगा, बताइए? कुछ होएगा? बिल्कुल होएगा। क्या होएगा कि आपकी बॉडी में धीरे धीरे विषैले तत्व यानी कि जो टॉक्सिन्स हैं ये आने शुरू हो जाएंगे। या फिर अगर मैं ये बोलूं कि जो आपके शरीर की कार्य प्रणाली है वो कार्य प्रणाली धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खत्म होनी शुरू हो जाएगी। आपकी बॉडी में बहुत सारे वेस्ट जो हैं वो भरते जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। ऐसे ही अगर हम बात करें पादपों के संदर्भ में, बच्चों एक बात मैं तुम लोगों को आज कहना चाहती हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है उपापचय। उपापचय क्रियाएं। अब ये उपापचय क्रियाएं हो क्या होती हैं? इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है कैटाबॉलिज्म और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। ठीक है, यानी कि कैटाबॉलिज्म यानी कि इसको हम बोलते हैं अपचय और इसको हम बोलते हैं उपचय। ये बेसिक चीज है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखो हमारे शरीर के अंदर या फिर किसी भी पादप के शरीर के अंदर, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, किसी भी जीव में यानी कि कोई भी अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय क्रियाएं। उपापचय जो वर्ड है ये 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, अपचय और उपचय, यानी कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी भी चीज का टूटना। ठीक है, और इसका मतलब होता है किसी भी चीज का बनना। ठीक है, किसी भी चीज का टूटने से क्या मतलब है? टूटने से मेरा मतलब हुआ, बच्चों एक बात बताओ आप लोगों को, आप लोग खाने में क्या खाते हो? रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ये सब चीजें खाते हो। तो हमारी बॉडी के अंदर वो सब चीजें जो हैं, जो भी चीजें हम खा रहे हैं वो टूटती हैं और हमारी बॉडी जो है, हमारा शरीर जो है, उन सब चीजों को बाद में क्या करता है? एब्जॉर्ब यानी कि अवशोषित करता है। समझ में आ रही बात? ऐसे ही पादपों के अंदर भी क्या होता है कि ये चीजों को ले रहे हैं, वो चीजें पहले क्या होंगी? टूटेंगी और बाद में नई चीजें बनेंगी। तो इस पूरे प्रक्रम को, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? इस पूरे प्रोसेस को हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय क्रियाएं बोलते हैं। अब इन उपापचय क्रियाओं के अंदर क्या क्या आता है? इन उपापचय क्रियाओं के अंदर अगर हम बात करें किसी भी चीजों का अवशोषित होना, उनका डाइजेशन होना, डाइजेशन का मतलब उनका पाचन होना, मतलब ये सब चीजें किसमें आती हैं? उपापचय क्रियाओं के अंदर आती हैं। किसी भी चीज का बाहर निकलना, किसी भी चीज का और बनना, तो ये सारी अभिक्रियाएं जो किसी भी कोशिका के अंदर हो रही हैं, उन्हीं क्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? उपापचय क्रियाएं बोलते हैं। क्लियर है ये चीज? चलो अब पानी का और उपापचय क्रियाओं का क्या लिंक है समझना। बेटा पानी जो है अगर हम बात करें तो वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी कि एक पूरा विलायक है। पानी क्या है? एक विलायक यानी कि सॉल्वेंट है। अब सॉल्वेंट क्या होता है जी? विलायक क्या होता है जी? हमें तो समझ में नहीं आ रहा मैडम, फिर से बताइए। बेटा विलायक का मतलब 2 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। विलायक अगर हम बात करें विलायक क्या होता है, इसका मैं एक नॉर्मल सा
हैं विलय प्लस विलायक यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट और ये क्या बनाते हैं सॉल्यूशन। क्या बनाते हैं ये सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, तो सॉल्वेंट क्या हुआ मान के चलो जल यानी कि पानी और सॉल्यूट क्या हुआ मान के चलो कि ये क्या है चीनी। ठीक है, अगर पानी और चीनी दोनों आपस में घुल जाएं, आई रिपीट पानी और चीनी दोनों अगर आपस में घुल जाएं तो वो क्या बनाती है वो बनाती है क्या सॉल्यूशन यानी कि विलयन बनाती है। तो हर एक चीज हम जो भी चीज खाते हैं या जो भी चीज हमारी बॉडी में आती है ऐसे ही पौधों के अंदर जो भी चीजें बेटा पौधे तो क्या है वो तो एब्जॉर्प्शन जो है उनका जो चीजों का वो अवशोषण कर रहे हैं वो भी किसके माध्यम से कर रहे हैं पानी के ही माध्यम से कर रहे हैं। अगर मैं आप लोगों से ये चीज कहूँ कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट का मतलब होता है कि चीजों को घोलने वाला जो चीजों को घोल रहा है अपने अंदर जो चीजों को घोल रहा है उसको हमने क्या नाम दिया सॉल्वेंट नाम दिया। तो पानी क्या कर रहा है अपने अंदर चीजों को घोल रहा है ताकि वो शरीर के अंदर जा सके। इतनी बात समझ में आई। तो पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट यानी कि जो पानी है वो एक सर्वव्यापक जो है वो क्या है विलायक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो कुछ चीजें आप लोगों को मेरे को लगता है समझ में आ रही होंगी। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। इस चीज का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप चाहो तो ले सकते हो कि पापची क्रियाएं क्या होती हैं। ये तो बच्चों वाली बात है, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी इसका अगर आप चाहो तो ले सकते हो इस चीज का स्क्रीनशॉट। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे और डिस्कशन करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अगर हम पानी के मॉलिक्यूल की संरचना देखें कि पानी का मॉलिक्यूल किस तरह से होता है तो हम एक छोटी सी चीज हम यहाँ पे बात करेंगे। वो क्या वो हम ये बात करेंगे यहाँ पे कि इधर की तरफ क्या होती है ऑक्सीजन। क्या होती है ऑक्सीजन और इनसे क्या जुड़ा हुआ होता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो पानी के अणु का सूत्र क्या है H2O। पानी के अणु का यही सूत्र है ना H2O। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या है ऑक्सीजन और ये दोनों क्या है हाइड्रोजन। बेटा एक बात ध्यान रखना, आप लोगों ने शायद केमिस्ट्री के अंदर भी ये चीजें पढ़ी होगी कि जो ऑक्सीजन है उसकी विद्युत ऋणता जो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो कंपैरेटिवली कैसी होती है ज्यादा होती है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है नेगेटिव। इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो स्लाइटली पॉजिटिव और इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो भी कैसा होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे एक तरह का बंध बनता है। ठीक है, ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पे जो बंध बनता है वो 105 डिग्री का बनता है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं लॉन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए तो हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, मैं एक सिंपल संरचना के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ पानी की। तो पानी की जो संरचना है अगर हम नॉर्मली बात करें यहाँ पे तो बेटा देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी कैसा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब याद करो आप लोगों ने पढ़ा होगा ये चीज कि अगर किसी चीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, हाँ उसको हम पोलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उस चीज को हम लोग पोलर बोलेंगे। तो जो पानी है वो कैसा होता है पोलर होता है और वो पोलैरिटी यानी कि उसके अंदर वो पोलर है ये। ठीक है, तो इसी वजह से ये अपने आप के अंदर बहुत सारी चीजों को क्या कर सकता है घोल सकता है। समझ में आई बात। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पे कि ये क्या बनाता है, ये हाइड्रोजन बंध बनाता है। ठीक है, कैसे, एक सिंपल सी चीज कि अगर मैंने यहाँ पे एक पानी लिया, ठीक है, क्या लिया मैंने यहाँ पे वाटर लिया और इसके वाटर का फॉर्मूला क्या होता है HOH
और अगर मैंने इसके अंदर ROH जानते हो ना आप सभी, एल्कोहल, अगर मैंने इसको एल्कोहल मिला दिया तो हम क्या डिफरेंशिएट, क्या हम दोनों में विभेद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो बच्चों याद रखना, पानी के अंदर जो भी चीज घुलती है वो पानी के साथ में क्या बनाती है? बंध बनाती है, यानी कि बॉन्ड बनाती है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? क्लियर है ये चीज? क्या बताया मैंने इतनी सी बात बताई यहाँ पे कि ये जो संरचना है ये किसकी है? वाटर की है, यानी कि पानी की है। वाटर की इस संरचना के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है बेटा, इस दोनों के ऊपर जो चार्ज होता है वो कौन सा होता है? पॉजिटिव। और इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से, ठीक है, इसमें क्या होता है? एक द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ये पोलर होता है। क्या होता है? ये पोलर होता है ये, और पोलर होने की वजह से ही ये चीजों को अपने अंदर घोल लेता है। जैसे कि मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया आप लोगों को कि मैंने पानी के अंदर अगर एल्कोहल मिला दिया, ठीक है, तो ये इसके अंदर आसानी से घुल जाएगा ना, ठीक है। क्यों घुल जाएगा? क्योंकि इसके अंदर भी क्या है? एक तरह का इसके अंदर भी पोलैरिटी है, यानी कि ये भी कैसा है? एक पोलर है। चलिए अब हम अगर बात करें यहाँ पे ओवरऑल, तो जो क्या कहते हैं आपका जो पानी है, ठीक है, पानी में ये पोलैरिटी हमारे किस काम की? हम तो बॉटनी के स्टूडेंट हैं, तो अभी मैडम क्या बताने वाली हैं? समझो इस चीज को। पानी के पोलर होने की वजह से बच्चों आप लोगों ने शायद देखा होगा या फिर आप लोगों ने महसूस की होगी ये चीज कि हम लोग पौधों को पानी देते हैं, ठीक है, इट्स क्वाइट फनी, ठीक है, हम लोग पौधों को पानी देते हैं। हम जब पानी देते हैं तो पानी अपने आप पौधे क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पानी जो है हमेशा अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है, ठीक है, यानी कि अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर जाता है। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं? विसरण, यानी कि डिफ्यूजन बोलते हैं। लेकिन अगर वो, ध्यान रखना, विसरण, अब तुम लोग बोलोगे कि मैडम ये विसरण क्या चीज होती है? बच्चों एक बात बताओ, सिंपल सी चीज, यहाँ पे चारों ओर अगर मैंने एक जगह क्या काम किया, मैंने वहां पे इंक छिड़क दी, सॉरी इंक नहीं, मैंने वहां पे परफ्यूम लगा दिया, ठीक है, किसी ने परफ्यूम लगा के आया, तो हमें स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, आ जाएगी ना स्मेल आनी। तो जो हमें स्मेल आ रही है, ठीक है, वो स्मेल हमें क्यों आ रही है? क्योंकि वहां से अणु चल के वायु के साथ हमारे पास आए, ठीक है, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी चीज को हम लोग विसरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस चीज को हम लोग विसरण बोलते हैं, ठीक है। तो पानी भी क्या करता है बेटा? अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चलता है। कैसे चलेगा? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर वो चलना शुरू कर देता है। इतनी बात क्लियर हो गई? चलो, इसको हमने क्या बोला? विसरण बोला। एक होता है ऑस्मोसिस, एक तो हुआ क्या? विसरण, यानी कि डिफ्यूजन, जो मैंने अभी आपको बताया, और एक होता है परासरण, यानी कि परासरण को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब ये ऑस्मोसिस यानी कि परासरण क्या होता है? मैंने अभी बोला आपको कि पानी अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है, लेकिन अगर वो किसी कोशिका के अंदर जा रहा है, लेकिन अगर वो किसी एक कोशिका झिल्ली से होता हुआ अगर वो जा रहा है, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? परासरण बोलेंगे। समझ में आई मेरी बात? एक नॉर्मल सा, एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया है। परासरण अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है जो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ाने वाली हूँ, तो इसको बहुत सिंपल एग्जांपल है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि कोशिका झिल्ली के थ्रू पे अगर पानी अगर जा रहा है तो, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने कुछ चीजें आप लोगों को बताई। अगर मैं बात करूँ आप लोगों से नेक्स्ट चीज के बारे में कि पानी का और क्या काम है, ठीक है, पानी और क्या क्या कर सकता है, पानी का और क्या क्या काम है। बच्चों एक बात ध्यान रखना, पहली बात कि पानी में ही बहुत सारे मिनरल घुलते हैं जो पौधे क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं, ठीक है। दोबारा बोल रही हूँ, पानी में बहुत सारे मिनरल घुलते हैं और पौधे उन्हें क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। मैंने पहली चीज क्या बताई थी आप लोगों को कि पानी कैसा होता है? वाटर कैसा होता है? पोलर होता है, तो वो चीजों को घोल लेता है अपने अंदर। और दूसरी चीज मैं क्या बता रही हूँ आपको? दूसरी चीज मैं आपको ये बता रही हूँ कि पानी के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो क्या कर लेता है? अपने अंदर अवशोषित कर, सॉरी, पानी अपने अंदर घोल लेता है चीजों को, और पौधे क्या करते हैं? उन चीजों को अवशोषित कर लेते हैं। इतनी
इतनी बात समझ में आ गई। चलिए दूसरी बात, ठीक है, तो अब पौधे क्या करेंगे, उनको अवशोषित कर लेंगे। अच्छा, अब पौधों में पानी कैसे जा रहा है, ऑस्मोसिस की तरफ से, ठीक है, किसके जा रहा है, ऑस्मोसिस यानी कि परासरण की मदद से पौधों के अंदर कहाँ जा रहा है, पानी जा रहा है अपनी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के अंदर। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो पौधे, जो पानी होता है, ठीक है, पानी के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी होती है, ट्रांसपेरेंसी मतलब साफ स्वच्छ, ठीक है, पानी के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी होती है। इसीलिए अगर हम बात करें तो पानी जो है वो इजीली हमें क्या देता है, दिखाई देता है। मोर ओवर वो लाइट को भी, लाइट जो है पानी के अंदर जो है, अगर हम बात करें कि वो इजीली क्या होती है, यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट होता है, पानी क्या कर रहा है, लाइट को भी समटाइम एब्जॉर्ब कर लेता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हीट को भी ये एब्जॉर्ब कर लेता है, पढ़ी होगी आप लोगों ने ये चीज। अगर हम नॉर्मल, आपने देखा भी होगा कि अगर मैं एक बाल्टी के अंदर पानी को रख दूं तो वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, यानी कि पानी क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट को अवशोषित कर रहा है। अब ये हमें क्या मतलब जी इस चीज से, बच्चों एक बात ध्यान रखना कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है, प्रकाश संश्लेषण के अंदर इसकी शुरुआत ही कहाँ से होती है, पानी के टूटने से होती है। कहाँ से हो रही है इसकी शुरुआत, पानी के टूटने से हो रही है। तो यहाँ पे पानी काम में आ रहा है। फोटोसिंथेसिस का मतलब आप क्या समझते हो, बहुत छोटा सा वर्ड है बेटा ये फोटोसिंथेसिस, ठीक है। चलो अभी आप लोग सोचने लग जाओगे, पता है आप लोगों को आता है, फोटोसिंथेसिस का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे पौधे अपना खाना खुद बना रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे सनलाइट को कन्वर्ट किया जा रहा है, किसके अंदर, एक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, पानी का सरफेस टेंशन जो होता है, यानी कि जो पृष्ठ तनाव जो होता है वो भी कैसा होता है, ज्यादा होता है। और इसके पृष्ठ तनाव ज्यादा होने की वजह से तो यहाँ पे क्या करता है, ये इजीली चीजों को इजीली क्या करता है, ये मूवमेंट कर लेता है, आसानी से कहाँ चढ़ जाता है, पौधे में ऊपर की ओर चढ़ जाता है। समझ में आ रही है बात, देखो पौधे छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं और बड़े भी होते हैं, तो आसानी से ये कहाँ चढ़ रहा है, ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। अगर मैं छोटा सा आप लोगों से एक एग्जाम्पल करने को कहूँ, क्या कहूँ कि एक पानी को एक ग्लास में रखो और एक छोटी सी कैपिलरी डालो, कैपिलरी एक छोटी सी केशिका अगर उसके अंदर आप डालोगे तो पानी जो है वो क्या चढ़ जाएगा, ऊपर की ओर चढ़ जाएगा। तो पानी में कैपिलरी एक्शन भी होता है, क्या होता है, कैपिलरी एक्शन भी होता है। चलिए अब एक चीज और होती है जिसको हम गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वाटर बोलते हैं। अब ये लेटेंट हीट क्या होती है या गुप्त ऊष्मा क्या होती है, हम पानी को कितना ही गर्म करें, 100 डिग्री उसका मिनिमम है, मैक्सिमम है, ठीक है, 100 डिग्री के बाद में वो क्या होगा, वो गैस में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। और पानी हमेशा ऊष्मा को क्या करता है, एब्जॉर्ब करके यानी कि अपने अंदर लेके बैठा रहता है, ठीक है। यही वजह है कि कोशिका के अंदर बहुत सारी क्रियाओं को कराने के लिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म को या कोशिकाओं की बहुत सारी क्रियाओं को कराने के लिए भी हमें क्या चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो हीट मेंटेन करके रख रहा है, एक तापक्रम मेंटेन करके रख रहा है, कौन, पानी जो होता है। चलिए नेक्स्ट हम चीज अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो पानी है, मैंने तुमको पहले भी कहा था कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसका आयनीकरण भी हो सकता है, आयनीकरण, आयनीकरण को हम लोग क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन, ठीक है। तो आयनीकरण जो है यानी कि आयनाइजेशन भी इसका हो सकता है। इसका क्या मतलब है, मैंने आप लोगों को बताया था H और OH, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर एक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, और ये आयनों के अंदर परिवर्तित हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं अभी। मैंने क्या बताया कि पानी के अंदर एक आयनाइजेशन होता है यानी कि वो आयनों में विभक्त हो सकता है, पानी का सरफेस टेंशन अच्छा होता है यानी कि पृष्ठ तनाव अच्छा होता है, पानी जो होता है वो एक कैपिलरी एक्शन क्रिएट करता है जिसकी वजह से पानी जो है वो ऊपर की ओर चढ़
जाता है, पानी अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है। अगर वो नॉर्मली जा रहा है तो उसको हम विसरण बोलेंगे, अगर वो किसी भी कोशिका के थ्रू जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, परासरण बोलेंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए और नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं परमेबिलिटी यानी कि पारगम्यता के बारे में। परमेबिलिटी यानी कि पारगम्यता क्या होती है, समझो इस चीज को। परमेबिलिटी, इसको मिटा दें। देखिए कोई भी कोशिका जो होती है, देखो दो चीजें होती हैं, पारगम्य, अर्धपारगम्य, अपारगम्य, ठीक है। परमिएबल, इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल, ठीक है। पारगम्यता क्या होती है, अगर हम बात करें पानी का किसी भी बॉडी के अंदर जाना, यानी कि किसी भी कोशिका के अंदर जाना जहां पे वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रहा है, ठीक है, तो वो चीज क्या कहलाएगी, पारगम्य कहलाएगी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक चीज बात करूं आप लोगों से कि परमिएबल, परमिएबल का मतलब क्या होता है इस चीज का, मान लो एक कोशिका है, ठीक है, अब इसके अंदर जो पानी है वो जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, मतलब इसके अंदर चला गया, ठीक है, इस कोशिका के अंदर वो पानी चला गया, तो वो क्या कहलाएगी, वो कोशिका कहलाएगी पारगम्य। क्या कहलाएगी वो कोशिका, पारगम्य कोशिका कहलाएगी, ठीक है। चलिए एक होता है अपारगम्य। अपारगम्य मतलब पानी जो है वो यहाँ पे जा ही नहीं पाएगा, यानी कि पानी जो है वो अंदर की तरफ जा ही नहीं पाएगा, तो ये चीज क्या कहलाएगी, अपारगम्य कहलाएगी। क्या कहलाएगी ये चीज, अपारगम्य, मतलब पानी अंदर जा ही नहीं रहा, यानी कि इम्परमिएबल। क्या कहलाएगी, ये तो क्या हो गया, परमिएबल, दूसरा क्या हुआ, परमिएबल, ठीक है। अब एक होता है सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो हो गया पानी और एक हो गया कोई भी एक्स चीज, ठीक है। तो ये पानी तो जा सकता है लेकिन ये एक्स चीज जो है वो नहीं जा सकती। पानी तो जा सकता है लेकिन जो ये एक्स चीज है वो नहीं जा सकती, तो ये कैसा हुआ, अर्धपारगम्य, यानी कि इस चीज को हम क्या बोलेंगे, सेमी परमिएबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, सेमी परमिएबल, यानी कि अर्धपारगम्य बोलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। तो कल के वीडियो के अंदर हम परमेबिलिटी को और विस्तार से समझेंगे और इसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, जहां पे हम इम्बाइबेशन, हम लोग ऑस्मोसिस या फिर हम और चीजों के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है।